साथियों नमस्कार। जैसा हम सभी को पता है कि नीट के 10 दिन बचे हैं। इन लास्ट के 10 दिनों में बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग इस हिसाब से प्लानिंग करें कि बहुत बढ़िया स्कोर कर सकें, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। शर्त यह कि आप मोटिवेटेड रहें, जो साल भर पढ़ा है उस पर फोकस करें, ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दें। इन तमाम चीजों के आंसर देने के लिए आज मेरे साथ है हमारे ब्रह्म प्रकाश प्रजापत सर, जो पिछले 4 से 5 साल से बच्चों को नीट वालों को गाइड कर रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले नीट वाले प्रत्येक विद्यार्थी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये लास्ट के 10 दिन बचे हैं, जी, इन लास्ट के 10 दिनों के अंदर जो आपने पिछले पूरे साल भर जो मेहनत करी है, जो स्टडी करी है, जो आपने पॉइंट अच्छे तरीके से हाईलाइट करे, तो उन चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना और जो मेरे हिसाब से इन 10 दिन के अंदर आपको 3 या 4 मॉक टेस्ट देने चाहिए। उसके अलावा मेनली आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है ढंग से। मेनली बायोलॉजी के अंदर तो आपको बायो को ही तो आपको बाइबल गीता कुरान मानना है। उसकी हर एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से ढंग से कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी है तो उसमें से कई बार लास्ट के जो 2-3 पेज है वहां से ऐसे क्वेश्चन उठा था कि टॉपर भी सोल्व नहीं कर पाता, तो वहां से भी आपको ढंग से उन लाइनों को बारीकी से छानना है। जी सर, जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी की सर ने बात करते हैं, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, जो जीन रेगुलेशन वाला पोर्शन है वहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बट उसको आप 1 से 2 और बहुत अच्छे से देख लोगे तो क्वेश्चन वहां से 1 से 2 भी सर आ सकते हैं। बिल्कुल आते हैं, जैसे पिछले सालों का ट्रेंड रहा है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करी, बच्चे क्या है कि लास्ट में हड़बड़ाहट में उन चीजों को छोड़ के चले जाते हैं, बट नेट के क्वेश्चन मैथ्स तो कॉलम हो गया, कभी कभी असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उन चीजों पे आप जैसा कि सर ने बताया मोलिकुलर बायोलॉजी की बात होगी, इसी प्रकार आप इवोल्यूशन को ले या जेनेटिक्स वाले चैप्टर को ले, बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। 7 से 8 क्वेश्चन मोलिकुलर बायोलॉजी जैसे चैप्टर से भी आते हैं। तो सर बायोलॉजी में जो जैसे इकोलॉजी हो गया, जैसे शॉर्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, या इकोलॉजी का लास्ट पोर्शन बायोटेक के चैप्टर, उनमें एक्चुअली में बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए इस टाइम पे, या बड़े चैप्टर जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी कितने टाइम के अंदर रिवाइज करना चाहिए, इंटेंसिटी वो कितनी होनी चाहिए? देखो सर, जो जेनेटिक्स है, मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों चैप्टर आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। और जो 11th क्लास का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वो भी आपस में, ये जो 4 चैप्टर है बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इन चैप्टरों को कोरिलेट करते हुए एनसीईआरटी के टच में रहते हुए पूरी हर एक लाइन को बारीकी से पढ़ना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने को तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए इन चैप्टरों से। और ये चैप्टर मानने को तो हार्ड होते हैं, लेकिन मेरी नजर में सर हार्ड नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। बिल्कुल। तो बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी इन चैप्टरों की भी, और जो पूरे साल भर आपने जो सर ने पढ़ाया आपके ने, तो वो तो आप पढ़ ही रहे हो नोट्स वगैरह। अब मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको। बिल्कुल। और जितने भी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हो गए, उनको मतलब मेरे हिसाब से आप बताए तो उनको जल्दी से ही फटाफट रिवाइज करें। जितनी बार ज्यादा रिवाइज करेंगे हर एक लाइन एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ही ज्यादा अच्छा रहेगा इस टाइम। बार बार रिवाइज करो, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो। बिल्कुल। तो बायोलॉजी में एक स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि लास्ट में बहुत ज्यादा पेपर सोल्व करें या बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करें ताकि बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, तो आपका क्या कहना चाहता है? ज्यादा थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन ज्यादा करें? मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की वो हाईलाइट पॉइंट पढ़ने हैं जो आपने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रखे हैं, और आपको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं मेरे को इसको और दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो उन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, क्योंकि आपने पूरे साल भर बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे ढंग से चीजें पढ़ी है। आपने पूरी साल भर तपस्या करी है। देखो यहाँ पे नीट कोई एक दिन की तपस्या का परिणाम नहीं है। बिल्कुल। ये आपने पूरे जो रिपीटर्स हैं उन्होंने तो 2 साल 3 साल भी कईयों ने लगाया है नीट में, तो ये पूरी आपकी भूतपूर्व की गई मेहनत का परिणाम है। तो आपको घबराना कतई नहीं है, बिल्कुल डगमगाना नहीं है, अपने आप को ठोस हिमालय की तरह बरकरार बनाए रखना है। बिल्कुल आपको बाजी मारनी है कि रण संग्राम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहले ही अपना हौसला खो देते हैं, तो वो हौसला खोना नहीं है, बिल्कुल हौसला बनाए रखना है। जिनने बिल्कुल अपने आप को इस टाइम मेंटेन कर लिया, अपना हौसला बुलंद रख लिया, उनका सिलेक्शन बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है। अरे यार सर, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने मतलब कि पूरे साल बहुत कम पढ़ा और उन्होंने लास्ट में बाजी मार ली, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका ऐसा लगता है कि यार इनकी रैंक तो बहुत हाई आएगी, ये तो टॉप मारेंगे, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं मात खा गए, तो उन्होंने लास्ट में गड़बड़ी कर दी, लास्ट में हड़बड़ा गई, घबरा गई। तो वो घबराहट बिल्कुल नहीं रखनी है आपको, साल भर की मेहनत पे मतलब फोकस रखना है। तो सर ये तो हो गई बायोलॉजी की बात। अगर अपन बात करें केमिस्ट्री की, जिसमें 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों पोर्शन को किस हिसाब से अपन लास्ट के टाइम में देखें?
पिछले जो 3-4 साल के पेपर देखे गए हैं केमिस्ट्री के भी, तो उनमें कहीं न कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ। वो एनसीईआरटी के टच में आ रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइनें उठा रहा है। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी को बिल्कुल चाट जाना, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ लेना चाहिए। और जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं एक्सेप्शन आते हैं। हाँ। तो उन एक्सेप्शन को विथ लॉजिकली आपको याद करना है, ताकि क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल मिनिमम चांस रहे, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है। और रही फिजिकल केमिस्ट्री की बात, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको जितने भी फॉर्मूले वगैरह, वो बहुत अच्छे से फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई किया जाता है, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और लास्ट में भी अगर आपको फिजिकल पढ़ना, तो न्यूमेरिकल पे एक बार फोकस करना है। फोकस करना है। जी सर, ये तो केमिस्ट्री की ओवरऑल बात कर ली कि ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को ज्यादा ज्यादा पढ़े, इनऑर्गेनिक मेनली एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें, क्योंकि वहां से डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन भी उठ सकता है। बिल्कुल सर। और फिजिकल में बात कर ली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की, या जैसे कोई डाटाबेस क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो सकता है, उन चीजों को ध्यान में रखते फिजिकल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़नी है। लास्ट जो सबसे हार्ड स्टूडेंट को लगता है, जो डर बैठा देता है, वो है फिजिक्स। इसका आप क्या कहना चाहते हो? लास्ट के 10 दिनों में जो पिछली बार नीट 2025 की बात करें, फिजिक्स में पसीने छुड़वा दिए थे बच्चों के, 20-20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए थे, तो आप फिजिक्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? अक्सर बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, उनको फिजिक्स फोबिया होता ही है। अपन भी डरते थे सर। बिल्कुल लेकिन यार सर, इतना कुछ नहीं है। अगर फिजिक्स में अगर बच्चा 45 में से आराम से 35 क्वेश्चन टच कर जाता है, या 35 में से 32 या 33 क्वेश्चन अगर उसके सही होते हैं, तो वो बिल्कुल सिलेक्शन रेंज में होता है। और इतने क्वेश्चन अगर जिस बच्चे ने साल भर मेहनत करी, तो वो आराम से बिल्कुल 32, 35, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 38 तक क्वेश्चन क्रॉस कर जाता है, एक नॉर्मल रेंज वाला बच्चा आराम से। तो फिजिक्स में बस थोड़ा टाइमिंग का रहता है कि बच्चे को टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में आपने 5, 7, 8 मिनट लगा दी। तो टाइम इज द वेरी मस्ट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम का भी इसमें मेन रोल होता है। तो आपको जब पहला राउंड लगाना है फिजिक्स में, तो उसमें से 45 क्वेश्चनों में से आप आराम से 20 क्वेश्चन टच कर जाओगे, जो आपको एकदम फॉर्मूला बेस और आपके दिमाग में बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर जो नेक्स्ट राउंड आएगा, उसमें आप वो क्वेश्चन जो थोड़े से आपको बिल्कुल लगता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, तो आराम से 20 तो आपके ऑलरेडी सही हो गए। तो इसके बाद में आप 8 या 9 क्वेश्चनों के और टच में आ जाओगे। लगभग 30 के लगभग आप 30 के सेकंड राउंड लगभग कंप्लीट कर हाँ, लेंगे। सेकंड राउंड में। और अगर आपके पास में टाइम बचता है कि 30 मिनट या तो आप फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनको आप ढंग से, जिनको टाइम देना, तो आप वहां पे टाइम देके आप लगभग 10-15 क्वेश्चन और सोल्व करो फिजिक्स के अंदर। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल एक पूरे पेपर को मैनेजमेंट तरीके से, अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपने वहां पे जाके कोई नए कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया कि शुरुआत में, नहीं मैं तो फिजिक्स जाके सोल्व करूंगा, तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा और आप एक प्रकार से वहां पे डगमगा जाओगे। तो बिल्कुल आपको पेपर को बिल्कुल जिस प्रकार से आपके टीचर वगैरह आपको बताएं, उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो सर, बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि अपनी स्ट्रेटेजी की बात कर ली कि पेपर में पहले कौन सा सब्जेक्ट का अटेम्प्ट करें, जैसे बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो पिछली बार कई सारे स्टूडेंट साथ ऐसे हो गया कि फिजिक्स में पेपर टफ आ गया था और फिजिक्स में उलझे रह गए थे, लगभग 1.5 घंटे तक फिजिक्स में उलझ गए, और बाद में ये पता चला कि 20 क्वेश्चन भी राइट नहीं हो रहे, उसी वजह से पूरा पेपर उन्होंने खराब कर दिया था। तो आप बताएं कि पहले बायोलॉजी करें या पहले फिजिक्स से स्टार्ट करें, कौन सा पेपर करना बेहतर रहेगा? जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं सभी, और अगर पेपर टफ आता है, तो सभी के लिए टफ होता है। पर्टिकुलर या इंडिविजुअल किसी एक पर्सन के लिए वो पेपर हार्ड नहीं होता है। तो ये तो घबराना ही नहीं है कि यार पेपर हार्ड आ गया, पेपर हार्ड आ गया तो सभी के लिए हार्ड है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो जिन्होंने तैयारी नहीं करी वो तो बाहर वैसे ही हो गए। बिल्कुल सर। ठीक है। और पेपर हार्ड है, तो आप उसको उसी प्रकार से डील करें पेपर को, कि मेरे को बिल्कुल इस दायरे तक टच करना है, घबराना नहीं है। वहां पे आप अगर देखो, कट ऑफ कितनी गई थी सर? पिछली बार 535 पे, 527 पे लास्ट आई थिंक कॉलेज मिल गया था। उससे पिछले पहले की बात करें तो 650 प्लस की कट ऑफ थी। तो बच्चों, इतना डिफरेंस पेपर में रह गया, घबरा गए। तो मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके लगभग 570, 580 नंबर आ रहे, तो भी वो डाउटफुल थे कि यार सर होगा या नहीं होगा। तो मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल जिनके 535 मार्क्स है, वो बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन रेंज में है, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे पेपर को देखते हुए डिमोटिवेट हो जाओ, डिमोटिवेट कतई नहीं होना आपको। तो आप कहीं ना कहीं पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करें पेपर। बिल्कुल, मेरे हिसाब से बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए और बायोलॉजी से ही करना चाहिए। बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, और पेपर को लगभग दो राउंड तो देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट राउंड आपका इजी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, और देन आप सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत टाइमिंग ले रहे उनके साथ कंप्लीट करें, और थर्ड
में आप देख सकते हैं कि जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है या जिन्हें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, तो कभी क्वेश्चन उनको छोड़ने भी होते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ आज मेरे साथ थे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश प्रजापति सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।